देखिए, क्वेश्चन है जो आपके सामने आने वाले हैं, उससे पहले बात होती है सेक्शन फॉर्मूले की। ये सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो आप लोगों ने स्टडी किया था 10th क्लास में। तो होता यह है कि आपके पास में जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, आपके पास में कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज ये है आपके पास ए बी और एक पॉइंट है पी। वो कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट राइट इनसाइड ए बी, और रेशो है आपके पास में m रेशो m, और p है आपके पास xy। सपोज b है हमारे पास x2 और y2, a है हमारे पास x1 और y1। अगर हम अब, लेकिन ये तो होता था आपका 2D में। जब बात 3D की आएगी तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो आपका हो जाएगा कि ये x1 y1 और z1 हो जाएगा। यहाँ पर xy के साथ z हो जाएगा और ये आपके पास x2 y2 z2 हो जाएगा। तरीका बहुत सिंपल है, m की मल्टीप्लाई और n की मल्टीप्लाई उनके अपोजिट जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट में होगी। ठीक है, तो m की मल्टीप्लाई करी हमने x2 में, तो हमारे पास बन जाएगा mx2 जो कि लिखा हुआ है, और nx1। जब हम x फाइंड करना चाहते हैं तो x पे फोकस करो, तो m की मल्टीप्लाई x2 में हुई, n की मल्टीप्लाई x1 में हुई, फिर m की मल्टीप्लाई y2 में हुई और n की मल्टीप्लाई y1 में हुई। सिमिलरली ऐसे हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। बिल्कुल एक्सटर्नल डिवीजन भी आएगा अभी। दिस इज योर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब बारी आती है एक्सटर्नल डिवीजन की। तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझना है आप लोगों को कि आपके पास में एक कोई पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है आपके पास, जो है ए और बी, और जो पॉइंट है वो आउटसाइड ए बी है। और जो वहां पे देखिए, आप पहले एपी और बीपी का रेशियो दिया हुआ था, जो था आपका m रेशियो n। यहाँ पर भी एपी और बीपी का रेशियो ही गिवन है, जो है हमारे पास m रेशियो n। पर आप ये देखिए, p जो पॉइंट है वो आउटसाइड है हमारे, तो इसमें जो एपी है वो m है और बीपी आपका n है। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में जिस पॉइंट से डिवीजन हो रहा होता है वो आउटसाइड होता है, इसलिए उसे एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। किसी को एक्सटर्नल डिवीजन के कंसेप्ट को लेकर कोई दिक्कत की, एक्सटर्नल डिवीजन किसको कहते हैं? देखिए, एक्सटर्नल डिवीजन में आपके पास जो लाइन सेगमेंट है वो आपके पास लाइन सेगमेंट आपके पास ए बी है और पी आपका बाहर है। यहाँ पे पी आपका ए बी के बीच में कहीं था, यहाँ पे पी आपका बाहर है। वहां पे भी आप एपी और बीपी का रेशियो देख रहे थे, यहाँ पर भी आप एपी और बीपी का रेशियो देख रहे हैं, पर पी बाहर है। क्योंकि पी बाहर है तो वो एक्सटर्नल साइड में है। एक्सटर्नल साइड में है तो डिवीजन आपका एक्सटर्नल माना जाएगा। तो ऐसे में होता क्या है कि आप ये देखिए, वैसे तो बहुत सिंपल सा है तरीका इन क्वेश्चंस को करने का, कि आप मन मन में, नहीं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि जो डिवाइड करने का मतलब ये है कि एपी और बीपी का रेशियो हमारे पास में है। वहां पर भी एपी और बीपी का ही रेशियो था। तो रेशियो जब हमारे पास एपी और बीपी का गिवन है, तो वो दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। कि एक तो तरीका यह है कि पी पॉइंट ए और बी के बीच में कहीं पर हो, और एक तरीका यह है कि पी पॉइंट ए और बी के बाहर कहीं भी हो,
whether right side or left side, this is known as external division. नहीं, आप इसे ऐसे मत मानो कि बी डिवाइड कर रहा है, हाँ, कह भी सकते हो बी डिवाइड कर रहा है एपी को। ऐसे तो आप देखो ये कह सकते हो ए बी पी तीनों ही कॉलिनियर है, तो बी डिवाइड कर रहा है एपी को। तो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि जो डिवाइड करता है वो बीच में ही होता है, लेकिन अगर हम रेशियो देखें तो हमारा यहाँ पे कंसर्न होता है कि रेशियो किस किस का है। तो रेशियो है एपी का और बीपी का बस। पी अगर अंदर है तो इंटरनल डिवीजन, अगर बाहर है तो एक्सटर्नल डिवीजन। क्वेश्चन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप यही सोचो चाहे बाहर है या अंदर है, तो आप यही सोच के चला करो कि भाई कहीं पे है, कहीं भी है। एक्सटर्नल होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, इंटरनल होगा तो आपका प्लस का साइन आ जाएगा। हम्म देखो आप लोग कुछ ज्यादा सोच रहे हो। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, परेशानी सिर्फ ये आ रही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि डिवीजन जो है वो यहाँ पर ही होगा, जो डिवाइड कर रहा है वो यहाँ पर ही है। डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जो ए बी पर लाई कर रहा है। अब देखो ये भी ए बी है बट एक्सटेंडेड ए बी। तो अगर ए बी को एक्सटेंड कर दिया गया, उस पर पॉइंट लिया, देन दिस इज बिल्कुल सेम होता है 2D में भी। 3D और 2D का एक्सटर्नल डिवीजन बिल्कुल सेम है। तो अगर एक्सटेंडेड ए बी पर होता है तो उसे एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं, और अगर आपका ऑन द ए बी होता है तो उसे इंटरनल डिवीजन कहते हैं। सिर्फ इतना होता है और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आप इसे देखो कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पे समझोगे तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ओके बेटांश, आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार। थोड़ा सा परेशान हो लेना, क्योंकि ये डिस्कशन क्या है, स्कूल में नहीं आते ये वाले। पहले की तरह एक्स वाई जेड है हमारा पी। अभी होता क्या है, जो ये है एपी इज एम, ठीक है, और बीपी इज एन। तो ये जो एन है ये फिर से अपोजिट पे ही जाएगा, और जो बचा दूसरा वो बड़े वाले रेशियो के साथ आएगा। कंफ्यूजन होता है मुझे लगता है इसमें। तो आप क्या करो, आप कुछ मत सोचो, बहुत सिंपल सी बात है। आप यहाँ देखो, जैसे ये एपी है ये बीपी है, तो एपी वाला बी की तरफ चला गया और बीपी वाला ए की तरफ चला गया। तो यहाँ पे भी देखो एपी वाला बी की तरफ चला गया और बीपी वाला ए की तरफ चला गया। हाँ, माइनस आएगा, बीच में माइनस हो जाता है एक्सटर्नल डिवीजन में, और कुछ नहीं, बस इतना चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो बन जाएगा mx2 माइनस nx1। हाँ, बात करनी है जरूर करो। एक एक सेकेंड, हाँ बेटा अनम्यूट कर दिया है, बोलो। सर सर इतना सब कुछ करने से बढ़िया सर रेशो में से सिंपल -1 करके सर बीपी मेरे अपॉन लाल बिल्कुल सही सर कह रहे हो आप। ए बी अपॉन बीपी निकाल लेना। बिल्कुल सुनो, ए बी अपॉन बीपी आपकी बात मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, यहाँ शेयर कर देता हूँ, लेकिन क्या स्कूल वाले मार्क्स नहीं देते। बहुत बढ़िया तरीका है, कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली जो शिवम कह रहे हैं उस बात को सुन लीजिए सभी लोग। मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि ये अगर आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, कहीं पे आपके पास पी है, ये पूरा का पूरा आपका एम है, ये आपका एन है। तो आप क्या करो, इसे एम माइनस एन ले लो, और आप इसे इंटरनल डिवीजन की तरह भी कर सकते हो, बट स्कूल में टीचर मार्क्स काट लेते हैं, इसलिए हम इसको ऑफिशियली नहीं बताते। सर पिछले साल ऐसे क्वेश्चन आते थे, उसमें तो सर यही वाली ट्रिक बताई थी हमें। बेटा 10th और 11th बड़ी चीजें अलग अलग। अभी आपके इवेल्यूशन होगा तो आप चेक करना बेटा, कितना बुरा बुरा आपके साथ करेंगे, देखो टीचर्स।
आप चेक करना। स्कूल बताओ कौन सा है, मैं बता दूंगा कौन क्या करेगा। सर डीएवी। शेष विहार। यस सर। बहुत बढ़िया, पता लग जाएगा बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आप सोच अच्छा रहे हो, सो कीप कंटिन्यूइंग, ऐसा ही सोचना चाहिए। ठीक है। और कृष अरोड़ा जी ने अभी अभी सूचना दी है कि उनके 25 आउट ऑफ 25 आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर डीएवी शेषवर, आप लोग अच्छा सोच रहे हो, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो सिर्फ आपके टीचर्स को ही है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इज दैट ओके? खैर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आसान लगेगा। क्यों सोचे इतना, जब है हाथ में हमारे बहुत इजी चीज। चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। कुछ मत करो, सिंपल सा, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेशन भी बहुत आसान होती है। एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, कहीं पर आपके पास बी है, एपी का रेशियो 2 है, बीपी का रेशियो 3 है, ए हमारे पास 1 -2 और 3 है, बी हमारे पास 3 4 और माइनस का 5 है, पी हमारे पास एक्स वाई और जेड है। तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, अपोजिट में करते हैं। देखो ये हो गया ए वाला रेशो, और ये हो गया बी वाला रेशो, तो रेशो अपोजिट पे जाएंगे। ए वाला रेशो बी के साथ, बी वाला रेशो ए के साथ। अगर प्लस साइन में लगाऊंगा, जैसे कि मैं एक्स निकालना चाहता हूँ, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में हुई और 2 की मल्टीप्लाई 3 में हुई, नीचे 3 + 2 आ गया। फिर बारी आई, 3 की मल्टीप्लाई -2 में हुई और 2 की मल्टीप्लाई 4 में हुई, नीचे 3 + 2 आ गया। फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 में हुई और 2 की मल्टीप्लाई -5 में हुई, अपॉन में 3 + 2 आ गया। अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो इंटरनल हो जाता है, और अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाता हूँ तो एक्सटर्नल हो जाता है। तो सोचने से ज्यादा इसको करना आसान है। सो मेरा सजेशन एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये रहता है बच्चों, कि आप लोग इसे इंटरनल के तरह ही लिखते चले जाएं, और बस एक ही चेंज होता है, एक ही चेंज होता है कि आपका माइनस आ जाता है। क्या किसी को कोई समस्या है इसमें? बताओ, बताओ भी, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मुझे बताइए। किसी को भी पहले ले सकते हो, MX2 को भी ले सकते हो, NX1 को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ना तो किसी पे ये लिखा हुआ है कि वो M है, ना किसी पे लिखा हुआ है ये N है, ना किसी पे ये लिखा हुआ कि ये A कोऑर्डिनेट है, ना किसी पे लिखा हुआ ये B कोऑर्डिनेट है। डिफरेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रेशो ऊपर लोगे वही रेशो, जो रेशो ऊपर लोगे वही रेशो नीचे लेना होगा। वो आपने 3 और 2 पहले लिए हैं, तो नीचे भी 3 और 2 ही लेने पड़ेंगे, आप किसी को भी ले सकते हो। एग्जाम में इंटरनल एक्सटर्नल में चॉइस आएगी, कोई चॉइस नहीं आएगी। इंटरनल बोलेंगे तो इंटरनल निकालोगे, एक्सटर्नल बोलेंगे तो एक्सटर्नल निकालोगे, दोनों बोलोगे तो दोनों निकालेंगे। सोचने में इंटरनल के अकॉर्डिंग सोचो, बीच में माइनस लगा दोगे, एक्सटर्नल बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? गुड।
नेक्स्ट, सोजल क्यों अपनी फिल्म दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ जी, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके कॉलिनियर प्रूफ करना है। हाँ जी, है कोई जो अपनी राय रखना चाहेगा इसके अंदर? सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके कॉलिनियर प्रूफ करना है, हम जानना चाहेंगे। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? आपके पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक और पॉइंट है सी। इंटरनली प्रूव हो जाएगा। नो, देखिए रेशियो ठीक है, ओके, देखो रेशियो तो आएगा ही, ये बात सही है। नहीं नहीं शिवम, हमने क्या बोला है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। अमीशी, आप अच्छा सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। अंश, तुम्हारा मेरे को क्लियर नहीं हुआ, मेरे को लगता है एक स्टेप आपने मिस करा है, कुछ आप कोई वर्ड मिस कर रहे हैं। सो देखो, आपके पास ए है -4, 6 और 10, बी है 2, 4 और 6, सी है मेरे पास 14, 0 और -2। अब ये कहते हैं सेक्शन फॉर्मूले के यूज से। देखो, आपने ट्राइंगल का यूज करा हुआ है 10th क्लास में, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करा हुआ है लास्ट क्लास में, और क्या यूज करा है कॉलिनियर में। लेकिन दिस टाइम यू हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। तो तरीका वही है कि हमारे पास है एक, इसे 1:k या k:1 ले लो, और आप x के बेस पर निकालो, y के बेस पर निकालो k की वैल्यू, और z के बेस पर k की वैल्यू निकालो। सो k की वैल्यू x के बेस पर कैसे, 1 की मल्टीप्लाई 14 में, k की मल्टीप्लाई -4 में। तो आप देखिए x की वैल्यू है 2, तो 1 की मल्टीप्लाई 14 में और k की मल्टीप्लाई -4 में, अपॉन में आ गया 1 + k। तो यहां से आ गया 2 + 2k इज इक्वल टू 14 - 4k, therefore 6k इज इक्वल टू 12, और k की वैल्यू आ गई 2। तो इस x के अकॉर्डिंग जो रेशियो आया है, दैट इज 1:2। सिमिलरली y के बेस पर निकालो, सिमिलरली z के बेस पर निकालो, एंड चेकआउट सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? देखो ध्यान से, बताओ। फाइंड करो जल्दी जल्दी से।
वेरी गुड, वेरी गुड। मिशिता, शिवम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चलिए जी, सबका हो गया, बहुत बढ़िया। तो सभी ने बताया कि आपका 2 ही आ रहा है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रूविंग कॉलिनियर। एक बात पूछने से, मान लो सी कोऑर्डिनेट एक लोकस ऑफ पॉइंट है जो हमेशा सेम रेशियो देता है। देखो, 2 पॉइंट की बात चल रही है, आप 2 के लिए कह रहे हो यश वर्मा ये बात, ठीक है। जो बात आप कर रहे हो लोकस की, वो एक पॉइंट स्टेशनरी है और दूसरा पॉइंट जो है आपका जो है वो मूविंग है। तो मूविंग पॉइंट जो होता है उसी का आप लोकस फाइंड करते हो। लेकिन यहाँ पे 3 फिक्स पॉइंट दे रखे हैं, फॉर्मूला यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे। हमें ये देखना है कि वो यूज होते हैं या नहीं होते। अंश अगर सेम नहीं आए तो हम कह देंगे कॉलिनियर नहीं है। ए और बी फिक्स है, सी मूविंग है। ए और बी फिक्स है, सी मूविंग है। तो कॉलिनियर वाली बात के लिए पूछ रहे हो या किसी और बात के लिए? देखो, अगर सी मूविंग है तो कॉलिनियर तो हो ही नहीं सकता। अगर सी मूव करेगा तो कॉलिनियर तो नहीं हो सकता। ए और बी फिक्स कर दिया आपने। हाँ, कोई नहीं, बाद में बता देना, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल बताएंगे आपकी बात को, आप इतने बढ़िया बढ़िया डाउट पूछोगे तो जरूर बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक फॉर्मूला डेरिवेशन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। और अब इसमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। देखिए, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ भी है कि मीडियंस डिवाइड करती हैं एक दूसरे को 2:1 में। तो ये 2, ये 1।
ये 2 ये 1 ये 2 और ये 1 पॉइंट हो गया सपोज ये O, और इसे हमने ले लिया P, Q और R। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, परेशान करेगा आप लोगों को ये थोड़ा सा। अभी आप ये देखो कि अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई पॉइंट P निकालो, पॉइंट Q निकालो और पॉइंट R निकालो, तो P पॉइंट आपका बन जाएगा मिड पॉइंट होने की वजह से, मीडियन होने की वजह से x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वहां डेरिवेशन बोला गया है, वहां पे डेरिवेशन बोला गया है। एक मिनट देखो, x2 प्लस x3, q की बात करें तो x1 प्लस x3, r की बात करें तो x1 प्लस x2। सेम y के लिए रहेगा, y2 प्लस y3 और z2 प्लस z3। मैं पहले आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि किस किस की समझ में ये मिड पॉइंट नहीं आए। हम डेरिवेशन कर रहे हैं सेंट्रोइड को फाइंड करने की, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने की। अभी हमने पी क्यू आर मिड पॉइंट निकाले हैं। ये ट्राइंगल रहेगा या पिरामिड हो जाएगा? ये ट्राइंगल ही रहेगा, पिरामिड नहीं होगा। आप एक बात सोचो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आप एक बात सोचो कि आपके सामने एक दीवार होगी कोई, देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सपोज आप जहां बैठे हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि वहां पे होगी एक दीवार, तो उसे हम प्लेन कहते हैं। जो प्लेन होता है, जो भी दीवार है आपके चारों तरफ, अलग अलग दीवार है, वो सारे के सारे प्लेन है और उन्हें हम 2D कहते हैं। ठीक है जी। और हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, बट अगर बट अगर इस ट्राइंगल के पीस को आप दीवार से उठा के थोड़ा सा ऊपर को कर दें, तो दिस विल बी 3D ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है, जेड कोऑर्डिनेट भी है। 3D होने का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि उसमें हाइट भी होगी। एक लाइन भी 3D होती है, एक कोऑर्डिनेट भी 3D होता है। आप देखो 2 3 5 एक पॉइंट है, बट ये भी 3D है। तो कोई भी चीज आप ये ना सोचिए कि वो सॉलिड बन जाएगी 3D होने में। इवन एक सर्कल भी 3D हो जाएगा अगर वो इंक्लाइंड होगा किसी प्लेन पर। अगर हम किसी सरफेस पे बना रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे बना रहे हैं, वाई जेड प्लेन पे बना रहे हैं, तो वो 2D की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा स्लांट कर देंगे किसी तीसरी एक्सिस की डायरेक्शन में, तो वो 3D हो जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई अभी तक, बताइए। गुड। चलिए जी, अब आती है बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग।
बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे ये। मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ए और पी के बीच में कहीं पर है ओ। तो ए मेरे पास है x1 y1 z1। जैसे कोई गलत लगे ना, तुरंत ऑब्जेक्शन रेज कर देना, नहीं 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 ये गलत बात है, हम नहीं मानते। और पी जो है वो है x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2 z2 प्लस z3/2। ओ हमारे पास है सपोज एक्स वाई जेड। ठीक है जी। अब आप देखो क्या जी रेशियो होता है एओ एओ और ओपी का, क्या वो 2:1 है या नहीं? यहाँ तक बताइए, क्या वो 2:1 है या नहीं? और 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 1 की मल्टीप्लाई इधर होगी। इज दिस क्लियर? तो 1 की मल्टीप्लाई हुई x1 में और 2 की मल्टीप्लाई हुई x2 प्लस x3/2 में। और नीचे आ गया 1+2। सिमिलरली जब y की बात आई तो 1 की मल्टीप्लाई हुई y1 में और 2 की मल्टीप्लाई हुई y2 और y3 में। नीचे फिर से आ गया 1 और 2। फिर जब z की बात हुई तो 1 की मल्टीप्लाई हुई z1 में और 2 की मल्टीप्लाई हुई z2 और z3 में। अपॉन में आ गया 1+2। 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ और हमें मिला x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 z1 प्लस z2 प्लस z3/3। This these are the coordinates of centroid.
कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो सेम आएगा। यस सर, वी नीड टू यूज एनी ऑफ पेयर। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, आप एपी का भी यूज कर सकते हैं, आप बीक्यू का भी यूज कर सकते हैं, आप सीआर का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड पॉइंट रेज बाय ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी का। आप चाहे एपी से निकालें, आप चाहे बीक्यू से निकालें, और एक काम करिए, अभी आप लोग इमीडिएटली निकाल के देखिए बीक्यू से या सीआर से, जो आपकी चॉइस हो। आंसर विल रिमेन सेम। यस, आपको किसी एक से सॉल्व करना है, आपको तीनों से सॉल्व नहीं करना है। जब आप रेशियो फाइंड करते थे पहले कभी, तो क्या आप एक्स से जब के की वैल्यू आ जाती थी तो क्या तीनों से निकालते थे या उसी से आंसर लिख देते थे? देखिए बच्चों ने निकाल भी लिया है और बता रहे हैं कि आंसर सेम आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। लीजिए जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास ये। देखिए जी, ध्यान से समझिएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक लाइन है जो इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही है? क्या ये फिगर इस तरह की लग रही है आपको? ठीक है। एक्चुअली थोड़ा ड्राइंग का इशू रहता है, इसलिए आप लोगों से पूछना अच्छा रहता है। ऐसे ही बोलते रहा करो, आप बढ़िया लगते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाईजेड प्लेन है, और वाईजेड प्लेन में आप सभी जानते हो, वाईजेड प्लेन में आप सभी जानते हो कि वाई होता है, जेड होता है, और एक्स की वैल्यू 0 होती है। इज देयर एनी सरप्राइज या बिल्कुल नॉर्मल सी बात है? ये सारी बातें लास्ट टू लास्ट क्लास में हमारी डिस्कस हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। सब लिखते रहा करो, जो नहीं लिखते उनका मुझे पता लगता है। मैं ये सोचता हूँ कि उन्हें आता नहीं है इसलिए नहीं लिखते। ऐसा ही है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते या उन्हें टेक्निकल इशू रहता है, लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेफ्ट राइट का चक्कर होता है, वट एवर। अब देखो ये कहते हैं किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो हमने रेशियो सपोज करा 1:के। तो आप देखिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है। फालतू की बातों के आंसर नहीं मिलेंगे रुद्राक्ष। तो हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट पी है। ये तब सोचा करो जब क्लास से छुट्टी करते हो। 4 8 10। और पी पॉइंट आपके पास है 0। मैं तुम लोगों के साथ बहुत नरमी से पेश आता हूँ अभी भी। तुम क्लास में होते, तुम में से दो चार कुटा करते ढंग से मुझसे। ठीक है, अब देखो एक्स की वैल्यू पता है, तो इसीलिए आप एक्स के बेस पर कैलकुलेशन करो। एक्स के बेस पर कैलकुलेशन करोगे तो 1 जाएगा इधर, के जाएगा 4 के साथ, तो 1 गया 6 के साथ, के गया 4 के साथ, अपॉन में आ गया 1 + के इक्वल टू आ गया 0।
तो 6+4 के आया। ओके, यहाँ पे आपको कुछ बताएंगे अभी बात। तो के की वैल्यू आ गई -3/2। रेशियो हमने क्या लिया था, 1:के। तो ये हो गया 1:3/2। और नेगेटिव ने बताया कि दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। शिवम गणेशन, external division. So final answer is 2:3। बिल्कुल, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। जब भी के की वैल्यू माइनस में आएगी तो वो के की वो एक्सटर्नल डिवीजन होगी। रेशियो नेगेटिव में नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये बाहर निकल गया। आप देखो कि ये आपके पास 3 है, हमने इसे मान लिया इतना, तो वो माइनस करने से आएगा आंसर। ठीक है, सो नेगेटिव इंडिकेट्स, जैसे आप ये देखो कि अगर आप वेलोसिटी में माइनस लगाते हो तो क्या वो माइनस की वेलोसिटी हो जाती है या वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है? एंगुलर वेलोसिटी में एंगल होता है, फिर भी आप वेक्टर बोलते हो, क्योंकि एंगल डज मैटर, डायरेक्शन मैटर करती है। सो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए भी होता है। आप नेगेटिव को सिर्फ नेगेटिव ना सोचा करें कि इसने माइनस का मैग्नीट्यूड कर दिया। नेगेटिव जो होता है वो डायरेक्शन को भी डिनोट करता है, तो इसने डायरेक्शन अपोजिट पकड़ ली, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। चलिए जी, मैं ये नहीं बता रहा आपको अभी, ये आते हैं आपको जो मुझे कराना है। हाँ, एक फिफ्थ कराना है, एक क्लास और लगेगी इसमें भी। हाँ ठीक है, एक क्लास का काम हो रहा है, चलिए अभी कराते हैं आपको। देखिए जी, क्वेश्चन है हमारे सामने कि पी क्यू दिया हुआ है हमें, और पी है और क्यू है। रेशो कभी 2:1 लेना है और कभी 1:2। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेशो हमेशा एक ही लेना है जैसे लेते हो। 1:k ले लो, k:1 ले लो, आपका आंसर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1:k लोगे तो अलग आएगा, k:1 लोगे तो अलग आएगा। आपका जो मन करे, जब मन करे, आप उसे ले सकते हैं। अच्छा, आप इस क्वेश्चन के लिए कह रहे हो, ठीक है ठीक है, अभी बताते हैं आपको। देखिए, ट्राइसेक्शन की बात चल रही है, तो ट्राइसेक्शन को हम जो करेंगे, आप देखिएगा एक बार।
इसमें हम थोड़ा सा एक चालाकी भी खेलेंगे। चालाकी क्या है बताते हैं आपको, कि हमारे पास एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, 2 और -6, 10, 10। यस, रेशियो तो बिल्कुल यही है कि तीनों ही आपके इक्वल है, ट्राइसेक्शन है। तो अगर मैं बात करूं इस R की, फिर हम बात करेंगे S की। तो एक बार में एक पे ही फोकस करेंगे। कैसे? कि हम क्या करते हैं, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ, आप देखिएगा, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ जो फोकस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ P पर, Q पर और R पर। P हमारे पास है 4, 2 -6, Q हमारे पास है 10 -16 और 6। तो R हमारे को फाइंड करना है, जो होगा X Y Z, और यहाँ पे 1 आएगा और 2 आ जाएगा, क्योंकि R से लेकर Q तक अब आपका रेशियो 2 हो गया है। 1 Q की तरफ जाएगा, 2 P की तरफ जाएगा, और ऐसा करने से आपका R निकल जाएगा। सो 2 गया 4 के साथ, 1 गया 10 के साथ, जो रेशो पहले ऊपर वही रेशो पहले नीचे। फिर आपका 2 गया 2 के साथ, 1 गया -16 के साथ, अपॉन में आ गया 2 + 1। ठीक है। अब तीसरा आपके पास में आ गया, 2 आ गया -6 के साथ, 1 आ गया 6 के साथ, और नीचे हो गया 2 + 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 10 18 को 3 से डिवाइड करा तो 6, 4 हुआ 12 से आया -4, फिर आया -2। ये आ गई R की वैल्यू। अब मेरा सजेशन ये है आपसे कि आप इसको रिवर्स में भी कर सकते हो, आपकी बात 2:1 से कर सकते हो, बट एक काम और किया जा सकता है बच्चों। आप बताइएगा कि वो काम ठीक है या गलत है। बिल्कुल नव्या, शाबाश। कि मेरे पास ये R है, मेरे पास ये Q है, मैं S को निकाल सकता हूँ मिड पॉइंट मानकर। आर क्यू से एस निकाल लेंगे मिड पॉइंट से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सब बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, जुगाड़ू हैं, महान हैं। हाँ, हर्षित देखो क्या बता रहा है। मैं हर्षित की बात बताता हूँ। हर्षित कहता है सर, अब आपने पी निकाल दिया, आप एक्सटर्नल डिवीजन का भी यूज करो। अरे एक्सटर्नल से बचो, क्या जरूरत पड़ी है एक्सटर्नल का यूज करने की। जो काम सिंपली हो रहा है, मिड पॉइंट निकालो। कैसे आया? 6 + 10/2 -4 -16/2 और -2 + 6/2, जो आता है वो आपका आंसर है।
नेक्स्ट, देखिए इसे भी निकालते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं पहले। अनुष्का, आई थिंक काम हो गया तुम्हारा, अब तो ओवर हो गया, ये चैप्टर ही बचा था आपका। इज इट सो? देखो यही बात है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अभी भी आपको, हाँ ट्राई करो, अरे क्यों नहीं सक्षम, जरूर ट्राई करो। ये पी है, हो जाएगा सबसे, पक्की बात, पक्की बात है, ये हो जाएगा। जिन्होंने सोच लिया ट्राई करना है, पक्का होगा। और कहते हैं कि सेंट्रॉइड जो है वो ओरिजिन है। हम सभी जानते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, 2a इज -4, a की वैल्यू -2 आ गई। ऐसे ही बी और सी भी आप निकालो, बचा ही क्या इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, एल्स हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं है किसी को दिक्कत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताएंगे। x3 क्या है, x3 क्या है, 8, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3। देखिए जी, ये क्वेश्चन सुनिए पहले तो। कहते हैं कि एक पॉइंट P है और कोई y एक्सिस पे पॉइंट है। y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा, 0 y 0, हाँ या ना बताओ भाई, यही होगा कुछ और होगा। और डिस्टेंस दी हुई है 5√2, तो कहते हैं y निकालो, तो फॉर्मूला लगाओ, 3 माइनस 0 का स्क्वायर -2 माइनस y का स्क्वायर 5 माइनस 0 का स्क्वायर इज 25 इंटू 2। सो सॉल्व करो और y निकालो। हो पाएगा या नहीं, मैं ये पूछूंगा नहीं। सिंप्लीफाई करो, y की वैल्यू आ जाएगी। डन है, गुड, बहुत बढ़िया। देखिए एक क्वेश्चन और, कहते हैं हमारे पास पी क्यू है, पी है, क्यू है, हाँ दो आंसर आएंगे बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे, सही बात है, क्वाड्रेटिक है और दो जगह ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है।
अब सोचना आप लोग कि 2 आंसर क्यों आए। समझ में ना आए तो हमसे पूछेगा। तो एक पॉइंट आर है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई और जेड का पता नहीं। मैं एक बात पूछता हूं आपसे कि क्या आप 4 के बेस पर के की वैल्यू निकाल सकते हो? तो ये आएगा आपके पास तो रेशियो आया 1/2 रेशियो 1, या कह सकते हैं 1:2। अब आप ये सोचो कि आपके पास P है, आपके पास Q है, आपके पास रेशियो है, तो क्या आप Y और Z निकाल पाओगे? वन इधर और 2 इधर। अरे इतनी जल्दी जल्दी निकालोगे तुम लोग, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बचा है बस, ये भी आसान है। देखो कुछ बच्चों का पेपर है इसलिए मैं ये सारा करा रहा हूँ जल्दी से। हमारे पास ए दिया हुआ है, बी गिवन है, ए है 3 4 5, ये है -1 3 7, कोई पॉइंट पी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी की वैल्यू क्या होगी? एक्स वाई जेड। ओके जी, -7 है। तो बस पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर निकालो और के स्क्वायर के इक्वल तो जो आ जाए वो आंसर। जिसको ज्यादा जल्दी है छुट्टी की वो जा सकता है, हम किसी को नहीं रोकेंगे। x-3 का स्क्वायर, जबरदस्ती मत पढ़ो बिल्कुल भी, जाना है जाओ। पी भी निकालेंगे, x+1 का स्क्वायर, y-3 का स्क्वायर, z+7 का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो, जो आ गया वो आपका आंसर। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? अब बोलो। छुट्टी कर दो, छुट्टी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे छुट्टी जी। अब बताइए, क्वेश्चन खत्म हो गए, अपनी बात रखो। सर P इज ऑन ए बी, जरूरी नहीं है P ए बी पे हो या ना हो। आप ये मानो P यहाँ पर है, आउटसाइड द ए बी है, फॉर्मूला तो तब भी यही यूज होगा बेटा, क्योंकि कॉलिनर की कोई कंडीशन हमने यूज नहीं करी जी।